हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रतन और आज हम लोग शुरू करने हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो आज हमारा फाउंडेशन का टॉपिक है। बेसिकली छोटा सा हम लोग सबसे पहले मैं बता देता हूँ कैसे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक चैप्टर जो भी हम लोग लेंगे उसका एक ओवरव्यू देखेंगे। ओवरव्यू मतलब उस चैप्टर में क्या क्या है, कौन कौन सा टॉपिक है, कैसे कैसे उसका कवरेज होने वाला है, पहले सारी वो सारी चीज़ें देखी जाएगी। उसके बाद हम लोग उसके सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का मतलब है कि यार जो मॉड्यूल्स हम लोग डायरेक्ट रेफर नहीं करने वाले, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रेफर करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं या फिर किस तरीके का पैटर्न बनता है। उसके बाद हम लोग जो है मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी रिवाइज करने वाले हैं। अराउंड जितने भी आवर्स हम लोगों को लगेंगे पूरा का पूरा कोर्स करने में, श्योरली उस पूरे के पूरे आवर्स में हमारा कोर्स जो है 3 बार कम से कम खत्म हो जाएगा विथ रिवीजन। दैट मीन्स कि कोई होमवर्क तो होने से रहा तो सर होमवर्क नहीं होने वाला है, तो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ करने हैं। बट समझ लो आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए, तो कल हम लोग जब अगेन 11वां क्वेश्चन शुरू करेंगे, जब हम लोग 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, तब शुरू के 10 क्वेश्चन भी हम लोग रिवाइज करेंगे। तो इस प्रकार हमारा रिवीजन जो है हो जाएगा। अदर देन दिस सारे के सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसको चिंता नहीं लेते हैं, रिवीजन के साथ हो जाएंगे। बात को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग शुरू कर रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सर ये जो टॉपिक है इसका सीधा मतलब होता है कि एक समय की भी वैल्यू होती है। मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब पैसा और टाइम की जो वैल्यू होती है, दैट यू मस्ट नो दिस थिंग। बिकॉज एज अगर आप लोग सीए में आगे बढ़ना चाह रहे हो, बहुत सारी जगह आप लोगों को फाइनेंशियल्स को अंडर करना रहेगा। दैट मीन्स कि सर हमारे पास 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, 10 लाख रुपए को कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये जो फिलोसॉफी है आपको उसको लेके चलना पड़ेगा। सो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसी चीज़ को हम लोगों को फोकस करना रहेगा। बात को आगे बढ़ाते हैं, कौन कौन सा टॉपिक मतलब कौन कौन सा टॉपिक कवर हो रहा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। सबसे पहले वो देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है सिंपल इंटरेस्ट। सर कुछ याद आ रहा होगा, हमने बचपन में पढ़ा था, आई मीन फिफ्थ सिक्स क्लास में थे जब हमने पढ़ा था। कुछ फॉर्मूला ऐसा था, P × R × T / 100, इस प्रकार से कुछ फॉर्मूला था। बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, अभी हम लोग आगे डिटेल में करने वाले हैं उस चीज़ को। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं SI, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं CI सर कंपाउंड इंटरेस्ट। कुछ हम लोगों ने देखा था इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, कुछ पहाड़ वगैरह हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं, तो सर हमने कुछ देखा था इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। उस प्रकार के कुछ चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे देखनी रहेगी, तो वो होता है CI। इसी में नेक्स्ट चीज़ जो है वो है इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट का मतलब होता है, बेसिक सी बात है, जैसे ही आप लोग फाउंडेशन पास करके बाहर निकलोगे तब आपके दिमाग में सबसे पहला ख्वाब आएगा, एक काम करते हैं, एक बुलेट ले लेते हैं, बुल्ट रॉयल एनफील्ड। तो क्या होगा, सबसे पहला ख्वाब आएगा कि सर एक काम करनी है, अब एक बुलेट लेनी है, एक अच्छी गाड़ी लेनी है। अब जब गाड़ी लेने जाओगे तो मतलब 99.9% हमारे पास तो कैश है नहीं, क्योंकि सर अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग 100% अनएम्प्लॉयमेंट में आ रहे हैं, मतलब 100% डिपेंडेंसी रेशियो में आ रहे हैं, क्योंकि हमारा सारा खर्चा पेरेंट्स उठा रहे हैं। तो सर ऐसे केसेस में क्या होता है, हम लोग लोन लेने जाते हैं। जब हम लोग लोन लेने जाएंगे तब हमारे पास 4-5 बैंकें होंगी जो हमें अलग अलग रेट पे ऑफर कर रही होंगी, और कुछ बैंक ऐसी होगी जो बोल रही होगी यार 10% एनुअली, 10% हाफ ईयरली। अब सोचने में क्या लगता है, सर दोनों ही 10% दे रही है, जो अच्छा लगे ले लो। अब उसमें क्या होगा, हम लोग थोड़ा सा ह्यूमन नेचर की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये अच्छे से बात कर रहा है, मतलब यू नो ही इज टॉकिंग वेरी वेलनेस, तो हम लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब हम लोग 10% हाफ ईयरली की तरफ जा सकते हैं, फिर 10% ईयरली की तरफ जा सकते हैं, फिर 10% क्वार्टरली की तरफ जा सकते हैं। तो ये कौन सा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं इफेक्टिव रेट में, कि व्हाट इज द एक्चुअल रेट व्हाट द पर्सन आर प्रोवाइडिंग टू अस। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों को देखना रहेगा, दैट इज एन्यूटी। जी हाँ, एन्यूटी का अगर मैं कवरेज करने की बात करने जाऊं, तो अगर हमारे एग्जाम में सपोज 8 क्वेश्चन आते हैं, तो 8 क्वेश्चन में से कम 4, 5, 6 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एन्यूटी से हो सकते हैं। सर इसका मतलब एन्यूटी इज अ ह्यूज स्कोप टू स्कोर योर मार्क्स। बट सर अगर मैं कहने जाऊं तो एन्यूटी में हमारे पास कुछ फायदे भी होते, कुछ फायदे होते हैं। मतलब सर अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो एन्यूटी बहुत ईजी है। एन्यूटी में अगर एक चीज़ कहने जाऊँ तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि एन्यूटी का क्वेश्चन है या नहीं। सर सबसे पहला डाउट, एन्यूटी क्या है, तो सर ये एन्यूटी का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट। सर इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या, याद आ रहा है कुछ, हम लोग क्या करते हैं, एक पैसा हम लोग मतलब समझ लो किस्तें मतलब उसे आम भाषा हिंदी में कहा जाता है किस्त भरना। किस्त भरना मतलब सर क्या हो सकता है, 2 तरीके की इंस्टॉलमेंट हो सकती है। पहली इंस्टॉलमेंट, आपने क्या किया हुआ है, लोन लिया हुआ है। अगर आपने लोन लिया है तो लोन को रीपे करने के लिए आप इंस्टॉलमेंट्स पे करते हो। मतलब समझ लो आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सो दैट आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगी। आपने लोन कितने का लिया है,
1 लाख रुपीज़ का। सर कितने साल के लिए? सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए। कितने परसेंट है? 10% इंटरेस्ट है। मतलब सर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है 1 साल के लिए 10% इंटरेस्ट पे। तो सर अब बात आती है, अब आप इसको रीपे भी तो करोगे। अब आप इसको रीपे करने वाले हो हर महीने 11 महीने तक। सर ये बात समझ में नहीं आई। अपन अभी कंसेप्ट्स पे नहीं जाता, अभी सिर्फ और सिर्फ एक समझ लेते हैं कि एन्युटी में किस दो तरीके की इंस्टॉलमेंट होती है। एक होती है प्रेजेंट वैल्यू, मतलब पैसा आज आ चुका है, अगर हमने लोन लिया हो या बोरिंग लिया हो तो सर उसमें क्या होता है, पैसा आज आ चुका होता है और हमको जो किस्तें जो इंस्टॉलमेंट्स है वो हम लोगों को, मतलब जो हम लोग रीपे करेंगे वो हम लोगों को इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है। सेकेंड चीज़ होता है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू मतलब इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं आम भाषा में। सर इन्वेस्टमेंट का मतलब अभी क्या होने वाला है, आप हर साल 10 साल तक 10-10 हज़ार रुपये जमा करने वाले हो। अब क्या होगा, हर साल 10 साल तक 10-10 हज़ार रुपये जब जमा करने वाले हो तब 10 साल बाद आपको एक लमसम अमाउंट मिलने वाला है। सर जो लमसम अमाउंट मिलने वाला है कहाँ मिलने वाला है? फ्यूचर में। तो वो क्या हो गया? फ्यूचर वैल्यू। सर सीधी बात, मतलब प्रेजेंट में मिलने वाला पैसा प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर में मिलने वाला पैसा फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब मैं अगर इसको डिवाइड कर ही देता हूँ समझने के लिए, सर दो चीज़ों में एक काटा गया है, एक आएगा फ्यूचर वैल्यू, एक आएगा प्रेजेंट वैल्यू। अब सर फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू में अगर मैं डिफरेंस कहने जाऊँ तो कैसा है, अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है या सिंकिंग फंड किया है तो क्या हो गया? फ्यूचर वैल्यू। सर ये सिंकिंग फंड कुछ याद आ रहा होगा, डेप्रिसिएशन में आप लोगों ने पढ़ा था, याद करवा देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइंड करवाता हूँ। सर सिंकिंग फंड में क्या होता था, समझ लो मेरी एक असेट से, जस्ट होप दिस इज एन लैपटॉप। अब ये जो लैपटॉप है वो 1 लाख रुपए का है। अब ये जो लैपटॉप है मैंने लिया था बहुत टाइम पहले। अब क्या होगा सर, मुझे एक समय बाद ये लैपटॉप रिप्लेस करना पड़ेगा ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू खराब हो चुका हो या ड्यू टू वियर एंड टियर। हम लोगों ने पढ़ा था ये डेप्रिसिएशन में। तो सर इसका मतलब क्या होता है, अगर मैंने ये जो लैपटॉप लिया 1 लाख रुपए का लिया हुआ है, अब मुझे इस केस में क्या करना रहेगा, एक समय बाद मुझे मालूम है लैपटॉप की वैल्यू पूरी जीरो होने वाली है। सपोज 1 साल बाद इसकी लैपटॉप की वैल्यू हो जाएगी जीरो। अब मैं क्या करने वाला हूँ, 1 साल तक हर महीने अपने प्रॉफिट में से एक छोटा छोटा टुकड़ा जो है अलग करके अपने ड्रॉर में डालने वाला हूँ। मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, समझ लो मुझे इस साल प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपये का, मैंने 20,000 रुपये निकाले उस ड्रॉर में डाल दिए। अगले साल 30,000 रुपये का 10,000 रुपये निकाले ड्रॉर में डाल दिए। इस तरीके से कर करके मेरे पास 1 साल बाद 1 लाख रुपये होंगे। सर इसका मतलब ये हुआ कि अगले साल जब मुझे रिटर्न ये बेच के नया लेना होगा तब मेरे पास पहले से ही 1 लाख रुपये रेडी होंगे। ये बात तो सर ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या वो पैसा ड्रॉर में डालोगे? नहीं 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 नहीं। अगर उस पैसे को ड्रॉर में डाला तो सब कुछ जीरो। तो सर ऐसे केस में हमको क्या करना होगा, ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, वो पैसा आइदर बैंक में डाल देंगे, म्यूचुअल फंड, देयर कैन बी सो मेनी मेथड्स। मतलब आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, बैंक में डाल दो या बैंक से किसी, मतलब आजकल तो सिंकिंग फंड के भी स्पेशल फंड्स आते हैं तो आप वहाँ डाल सकते हो। तो देयर आर सो मेनी वेज। सर इसका मतलब हम लोग इन सब जगह पैसा रख सकते हैं। तो सिंकिंग फंड भी हमारे ड्रॉर में रखने की जगह हमने निकाल के अपने किसी बैंक खाते या किसी फंड में डाल दिया तो सर उस पर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा ना। इसका मतलब सर अगर हमने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया तो हमारे पास 1 लाख रुपए वापस नहीं आएंगे, प्लस इंटरेस्ट आएंगे। अब समझो सपोज 10% भी अगर इंटरेस्ट आता है तो सर वो 1,10,000 रुपये हो गए, मतलब 10,000 रुपये हमने कमाए। आगे बात करने वाले हैं इन सारी चीज़ों के लेके, ठीक है, ये बात समझ में आ जाती है। प्रेजेंट वैल्यू होता है लोन और बोरोइंग। सर लोन या बोरोइंग मतलब सीधी बात है बॉस, हम सबके घर में एक ऐसी असेट्स होती है जो हमने लोन पे ली हो सकता है वो घर हो सकता है वो गाड़ी हो सकता है वो कुछ भी हो, मतलब राइट नाउ लैपटॉप, मोबाइल्स, हर चीज़ लोन पे आती है। तो सर इसका मतलब ये हो सकता है कि आपने, हो सकता है कोई भी असेट्स अपनी ज़िंदगी में लोन पे ली हो। अच्छा उस केस में क्या होता है, हमको पैसा पूरा का पूरा प्रेजेंट में मिल चुका होता है। अच्छा याद दिलाता हूँ, आप गाड़ी लेने गए थे अपनी 50,000 रुपये की, 60,000 रुपये की, ठीक है, वैसे 50-60 हज़ार में आती नहीं बट सपोज कर लो सर आप गाड़ी लेने गए थे 60,000 रुपये की। 60,000 रुपये में से 10,000 रुपये तो आपने कैश में दे दिए गाड़ी के ओनर को, मतलब जो भी डीलर था उसको। बाकी के 50,000 रुपये आपने नहीं दिए, बैंक ने उसको दे दिए आपके बिहाफ पे। मतलब बैंक ने मेरे बिहाफ पे 50,000 रुपये गाड़ी वाले को दे दिए। अब मैं क्या करूँगा, हर महीने बैंक को, या हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, हर 1 साल में बैंक को जो है पैसा देते रहूँगा। यानी इसमें अब जो मैं बात बोल रहा हूँ समझना, इसमें मैं इंटरेस्ट अर्न करता हूँ, इसमें मेरे पास इंटरेस्ट आता है, इसमें मैं इंटरेस्ट देता हूँ। मतलब ये मेरे लिए लॉस है,
ये मेरे लिए प्रॉफिट है। ये जस्ट फॉर नॉलेज देंगे हम लोगों को, इसका क्वेश्चन से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। हाँ, एक दो चीज़ें आएंगी, एक दो चीज़ें कैसी आएंगी वो बता देता हूँ, मतलब उसके बाद हम लोग टॉपिक को शुरू कर देंगे। बट एक दो चीज़ें आती है, वो कैसी आती है वो चीज़ आप एक बार देख लेना। उस केस में क्या होता है, हमको ये देखना होता है, लाइक हम लोगों को कंपैरिजन दिया हुआ होगा, एक ये वाला लैपटॉप है, एक ये वाला लैपटॉप है, या फिर और इजी लेता हूँ, हम लोगों को दिया हुआ होगा, आपके पास दो ऑप्शन है। आइदर आप ये वाला सामान जो है वो कैश में खरीद लो, तो आपको सपोज 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, या फिर यही वाला सामान आप उस पर खरीद लो लोन पे, तो सर उस पर आपको जो है इतना इतना इंटरेस्ट और इतना इतना कैपिटल देनी रहेगी। ऐसे केसेस में हमको पता करना होता है कि यार कितना रुपया मैं एग्जैक्टली दे रहा हूँ। ज़्यादा लोड मत लेना, ये वाली चीज़ से बताने के लिए मैंने बताई है। आगे हम लोग इन सारे के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, हमारे एग्जांपल्स में ये वाले क्वेश्चन से जो है टॉपिक कवर्ड हैं। ठीक है, बात को खैर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पे आ जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट से। तो सर सिंपल इंटरेस्ट से बात की शुरुआत करते हैं। SI आ गया हमारा। सर SI में सबसे पहला हम लोगों को फॉर्मूला देखना रहेगा, वो क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सर ये P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 में से अभी सबसे पहले देख लेना सबकी वैल्यू क्या क्या है। ये जो P है ये है हमारा प्रिंसिपल। सर ये जो R है ये हमारा रेट है। यहाँ पे T है ये हमारा टाइम है। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली में SI लिखा हुआ होगा। SI मतलब I मतलब हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट। अब इन सबका मतलब बताने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, एक हमारे पास एक और चीज़ देखनी होता है I, छोटा I। छोटा I मतलब रेट इन डेसिमल। सर रेट इन डेसिमल का मतलब रेट डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू I। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब सर समझते हैं इनका मतलब क्या है। अच्छा, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, दिस इज एन टेक्निकल इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर मैंने अभी ऊपर आपको बताया 1 लाख रुपए जो है मैं पे कर रहा हूं 1 साल के लिए 10% इंटरेस्ट पे। तो सर 1 लाख रुपए मैं पे कर रहा हूं, मतलब 1 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए। तो सर मेरा इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 1 लाख, मतलब वो मेरा प्रिंसिपल है। सर T फॉर टाइम, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर I फॉर इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि कितना इंटरेस्ट में मुझे मिल रहा है या कितना इंटरेस्ट में पे कर रहा हूँ। समझ लो 1 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए 10% पे, तो सर 1 लाख का 10% होता है 10,000 रुपए 1 साल के लिए। मतलब सीधी सी बात, अगर मैं उसको फॉर्मूले से सॉल्व करने जाऊँ तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, मतलब 1 लाख इंटू 1 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। अभी हम लोग क्वेश्चन से इस चीज़ को सॉल्व करने वाले हैं। तो सर इसका मतलब I, जो बड़ा I था, उसका मतलब क्या होता है, कितना इंटरेस्ट मैंने कमाया या कितना इंटरेस्ट मैंने दिया। तो सर अगर 1 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए हैं 10% से, तो मैंने कितना इंटरेस्ट कमाया, वो था 10,000 रुपए। इंटरेस्ट अर्न या फिर इंटरेस्ट पेड, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। A फॉर अमाउंट, अब यहाँ पे एक और चीज़ आएगी, ये है A इज इक्वल्स टू अमाउंट। सर इसका मतलब क्या होता है, फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर P का मतलब था इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, A का मतलब है फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोनों में डिफरेंस समझना। इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, जितना आज मैंने दिया, लाइक 1 लाख रुपए मैंने, यहाँ पे भी मैंने देखा था 1 लाख रुपए मैंने क्या किए, दिए। अच्छा, 1 साल के लिए दिए, 10% दिए मुझे, 10% के हिसाब से मतलब 10,000 रुपए जो है इंटरेस्ट मिलने वाला। ये है मेरा प्रिंसिपल, ये है मेरा टाइम, ये है मेरा रेट, ये है मेरा इंटरेस्ट। अब सर इसमें अमाउंट कितना होगा, अमाउंट का मतलब क्या है, फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब आखिरी में सब कुछ मिला जुला के हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना बचा, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आगे मैं बोलता हूं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सर इसका मतलब हम लोगों को यही तो देखना था, यही देखना था। का मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल कितना मैंने दिया है प्लस कितना मैंने कमाया है इज इक्वल टू टोटल कितना मेरे पास आने वाला है। 1 लाख रुपए मैंने दिया, 10% से 10,000 रुपए मैंने कमाए, तो 1 लाख प्लस 10,000 रुपए 1,10,000 रुपए, 1,10,000 रुपए टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ अमाउंट है जो मेरे हाथ में आने वाला है। क्योंकि जो 1 लाख दिया वो भी तो मिलेगा, जो 10% दिया वो भी मुझे मिलेगा। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं कुछ और बेसिक चीज़ें समझने के साथ। कुछ और बेसिक चीज़ें समझने के साथ मतलब जो भी मैंने आप लोगों को ओरली बोला उन्हीं चीज़ को मैं लिख के बताने वाला हूँ। सर अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अच्छा, इसमें डाउट अब नहीं होना चाहिए। सर अमाउंट मतलब क्या, फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, 1 लाख रुपए मैंने जमा किए यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अर्न, यानी 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000 रुपए। तो सर वो मेरा क्या था, अमाउंट। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। अब
नेक्स्ट निकालना है प्रिंसिपल। सर एक चीज बताता हूं, यहां पे निकालने के दो मतलब हो सकते हैं, या तो इसको इधर ले आओ। सर बचपन में पढ़ा था इज इक्वल्स टू के, अगर राइट हैंड वाली चीज को लेफ्ट हैंड लेके जाओगे तो प्लस से माइनस हो जाएगी और माइनस से प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सर हमने बचपन में पढ़ा था इज इक्वल्स टू के इधर से उधर वाली किसी भी चीज को अगर वैल्यू इधर से उधर करेंगे तो जो वैल्यू है मतलब जो साइन है वो अपोजिट हो जाएगी, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, डिवाइड से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से डिवाइड। पर हम लॉजिकली समझते हैं। सर प्रिंसिपल मुझे पता करना है कि कितना मैंने दिया, तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का हो जाएगा a माइनस आई, कितना टोटल पैसा आया माइनस कितना इंटरेस्ट आया। समझना, 1,10,000 रुपए आए माइनस 10,000 रुपए मैंने कमाए, तो दिया कितना था, 1 लाख। समझ में आ जाता है। अब मुझे पता करना है इंटरेस्ट, कितना मैंने कमाया, तो कैसे पता पड़ेगा, कितना मेरे पास आया माइनस कितना मैंने दिया, टोटल मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहां तक की ये बात थी, यहां तक की बात तो पक्का समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चेक करते हैं कुछ क्वेश्चंस चेक करने के लिए अभी मैं एक चीज देखता हूं, एक क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन मुझे बताना समझ में कुछ भी नहीं है, इसको सॉल्व करना है। तो हमारा हो गया पी हमारा है समझ लो 100 रुपए, आर हमारा है 10%, ये है हमारा टाइम है हमारा 2 साल। अब इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो इसको देखते हैं एक बार कैसे सॉल्व होगा ये वाला, कुछ भी नहीं करना है। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अच्छा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, P कितना था मेरा 100, R कितना है मेरा 10, ये कितना है मेरा 2, ये हो गया मेरा 100। मतलब मेरा 2 ईयर का इंटरेस्ट जो है वो आ गया 20 रुपए, 2 साल का इंटरेस्ट आया मेरा 20 रुपए। अब एक बात समझना, एसआई के बारे में एक बात समझना सीख लो, जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है वही सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, वही थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है, वही जिंदगी भर का इंटरेस्ट है। सर इसका मतलब 100 रुपए 10% से अगर 1 साल के लिए दूंगा तो मैंने 10 रुपए कमाए, 100% अगर 10% 100 रुपए अगर 10% से 2 साल के लिए दूंगा तो टेक्निकली मैंने 20 रुपए कमाए 2 साल के लिए, मतलब 1 साल का अगेन 10-10 रुपए कमाया। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है वही सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है, वही थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है। मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो कांस्टेंट है। क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो कांस्टेंट है। अब एक बात समझते हैं, अब सबसे अच्छा क्वेश्चन जो ऐसे पूछ लेता है, जो आपके मॉड्यूल में भी है, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ 4A, उसे सॉल्व करवाता हूँ। ऐसा क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन समझना मेरे मुंह से पहले। सर क्वेश्चन आएगा, अ अमाउंट डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू ट्रिपल इटसेल्फ। अगेन बताता हूं सर, अमाउंट डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू ट्रिपल इटसेल्फ। इसका मतलब 100 रुपए जो है 200 रुपए बन जाते हैं 10 साल में। कितना बोल रहा है, 100 रुपए जो है 200 रुपए बन जाते हैं 10 साल में, तो 300 रुपए बनने में उसको कितना समय लगेगा। अब देखना, 100 रुपए को 200 रुपए मतलब 10 साल में हमको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 100 रुपए। अब एक बात याद करो, अभी मैंने कहा जो सर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है वही सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है, वही थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है और वही जिंदगी भर का इंटरेस्ट रहेगा। अगेन जो 10 साल का, जो फर्स्ट 10 ईयर का इंटरेस्ट है वही सेकंड 10 ईयर का इंटरेस्ट है, वही थर्ड 10 ईयर का इंटरेस्ट है और वही जिंदगी भर का इंटरेस्ट है। सर इसका मतलब अगेन 100 रुपए अर्न करने के लिए 200 से 300 में कितने रुपए का डिफरेंस है, 100 रुपए। ये हो गया ना बेटा, 100 300, अमाउंट ट्रिपल हो गया। सेम अमाउंट था, अमाउंट को डबल होने में 10 साल लगे, तो ट्रिपल होने में कितने साल लगेंगे, अगेन 10 साल। क्योंकि 100 रुपए तो कमा पा रहे हो आप इंटरेस्ट। समझ में आई बात, एक और बार समझना। सर 100 रुपए को 200 रुपए बनने में कितना टाइम लग रहा है, 10 साल। यानी हमने कितना इंटरेस्ट कमाया, 100 रुपए। अब 200 रुपए को 300 रुपए मतलब अगेन 100 रुपए का इंटरेस्ट चाहिए, तो अगेन 100 रुपए का इंटरेस्ट कितने टाइम में आएगा, 10 साल में। तो 10 और 10 कितने हो गए, 20 साल। सबसे पहले आंसर आता है सर 15 साल। 15 साल गलत क्यों है, हम सोचते हैं 200 रुपए से 300 रुपए हो रहा है। नहीं 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 नहीं, क्या हो रहा है, 100 से 200, 200 से 300। तो सर टेक्निकली तो 100 से 300 ही हो रहा है ना, क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं, डबल 200, ट्रिपल 300। एक डाउट आता है सर, ये 200 रुपए आपने कैसे अजम्पशन ले लिया। देखो कोई भी नंबर यहाँ पे अजम्पशन ले सकते हो, 100 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ 100 रुपए इंटरेस्ट लेने का। सर 100 रुपए क्यों,
अगर हमें कभी भी इंटरेस्ट लेना हो ना तो 100 रुपये से ले लो। 1 रुपये क्या होता है, कैलकुलेशन में दिक्कत देता है, 10 रुपये गलत होता है, 1000 रुपये ज़्यादा हो जाता है, 10 रुपये कम हो जाता है, डिफरेंस आता है 100 रुपये। 100 रुपये इसलिए सर सबसे अच्छा चीज़ इसलिए हो जाता है ये वाला नंबर, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये परसेंटाइल नंबर है। अगेन बोलता हूँ, ये परसेंटाइल नंबर है। परसेंटाइल नंबर का मतलब अपने आप में पूरा नंबर है। तो ये पूरा नंबर है, अगर मुझे 100 का 3% निकालना होगा तो डायरेक्ट 3% आ जाएगा, 100 का 10% निकालना होगा तो डायरेक्ट 10% आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है, मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन को हमारे पास करने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगता है। ये वाली जो चीज़ है अभी आप लोग फ्यूचर में भी देख लोगे। फ्यूचर में मतलब आगे के जब 3-4 हम लोग 2-3 लेक्चर और लेंगे तो बाकी के 2-3 लेक्चर में आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि 100 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इफेक्टिव रेट जो है हम लोग पूरा का पूरा 100 के बेसिस पे सॉल्व करने वाले। मतलब इफेक्टिव रेट में एक भी जगह ऐसा नहीं होगा जहां हम जो है 100 का यूज ना करें। अच्छा, CI में तो SI में तो सिर्फ और सिर्फ अभी हम लोगों को इतना देखना है ओवर वाले पार्ट में। अब आ जाते हैं सर कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है यहाँ फॉर्मूला किसी को याद नहीं होता। सर SI का तो हमको याद हो गया था P × R × T अपॉन 100, लेकिन सर कंपाउंड इंटरेस्ट की सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ फॉर्मूला जो है वो याद नहीं होता। फॉर्मूला याद करने के लिए ना एनर्जी बहुत लगती है, तो भाई फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ और करेंगे। कुछ और क्या करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व हो सकता है, बट सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट समझते हैं कि क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट इतने सुंदर सुंदर पहाड़ों का होता है। सर सुंदर सुंदर पहाड़ों का इसलिए क्योंकि वादियाँ हैं, मनाली है, माहौल बनता है। चलो बात पे आते हैं। तो सर एक चीज़ समझते हैं कि हम लोगों को क्या हुआ, 100 रुपये, अब समझना, हमने 100 रुपये इंटरेस्ट किए। 100 रुपये क्या किए, इन्वेस्ट किए। 100 रुपये इन्वेस्ट किए 10% इंटरेस्ट के साथ, तो हमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10 रुपये। यानी मेरा अगले साल की वैल्यू कितनी हो गई, 110 रुपये। अगेन बोलता हूँ सर, मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किए 10% पे, तो एक साल बाद मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 110 रुपये। अब मैं 110 रुपये इन्वेस्ट करूंगा, ना कि 100 रुपये। सर भले ही आपने 3 साल के लिए इन्वेस्ट करके रख दिया होगा, यहाँ पे क्या होता है, CI में क्या होता है, हमेशा आपका इन्वेस्टमेंट 100 रुपये माना जाता है, लेकिन SI में क्या होता है, आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा 100 माना जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट को माना जाता है। एक और चीज़ समझाता हूँ, अभी आगे हम लोग देखने वाले हैं, 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों को लिखवाने वाला हूँ। तो सर क्या होता है, 100 को हमने इन्वेस्ट किया, 10% से 10 रुपये कमाए, तो वो हो गया 110 रुपये। अब जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 100 पे नहीं मिलेगा, 110 पे मिलेगा, क्योंकि SI में क्या होता था, हमको हर साल इंटरेस्ट 100 पे मिलता था। यहाँ पे हमको हर साल इंटरेस्ट बड़े हुए अमाउंट पे मिलेगा, इसलिए कैलकुलेटर पे करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो सर 100 का 10% 10 रुपये, 110 रुपये। अब इन्वेस्ट कितना होने वाला है, 110 रुपये, तो इसका 10% यानी 11 रुपये। अब 11 रुपये में 2 चीज़ें इंक्लूडेड है, ये 10 रुपये, सॉरी ये 100 का 10% 10 रुपये, ये 10 रुपये का भी 10% यानी 1 रुपये इन्वॉल्व है। मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलने लग गया। ये बात समझ में आई क्या? क्योंकि सर जो ये 10 रुपये है, ये मेरी लागत नहीं थी, ये मैंने जेब से नहीं लगाया था, लेकिन ये मुझे इंटरेस्ट मिला था, तो ये इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलने लग गया। सर इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। एक्चुअल कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, बट हम लोग अगर उसको देखने जाए तो कैस्केडिंग इफेक्ट हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, जस्ट फॉर लाइटर वर्ड, क्योंकि थोड़ा सा यूज टू वर्ड होने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब क्या, बहुत सीधी सी बात है, पूरा का पूरा जो है हम लोगों को इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलने वाला है, मतलब हमारा पैसा बढ़ते जा रहा है, ना कि घटते जा रहा है। सर SI में जो है हमारा पैसा बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, इसको भी मैं प्रूव करने वाला हूँ, चिंता मत पालना। तो अब हमारे कितने हो गए, 121 रुपये। अब अगली बार हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 121 रुपये, इस पे 10% मिलेंगे, मतलब 12.1। हाँ अब समझना, यही गेम है। ये 12.1 कैसे आया, ये 3 पार्ट में बढ़ गया। सर ये 10 रुपये का, ये 100 रुपये का 10 रुपये, फिर सर वो 10 रुपये का, फिर वो 1 रुपये का, 1 रुपये जो थे ना हमारे, इसका भी आपको 0.1 मिलने लग गया। तो सर यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो हमारा बढ़ता चले गया। अब एक बात समझते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे। सर अगेन क्वेश्चन में सिंपल सा ले रहा हूँ, 100 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए, मेरा प्रिंसिपल था 100 रुपये, मेरा रेट था 10% और टाइम था 2 साल। अच्छा सॉल्व कैसे करेंगे सर, कैलकुलेटर सबके पास है, लगाओ कैलकुलेटर पे, लिखो 100 प्लस, मतलब प्लस वाला बटन दबाओ, 10% वाला बटन दबाओ, प्लस 10%,
आंसर आ रहा होगा 121 रुपीज़। अच्छा अच्छा अच्छा, इस बात को समझना। कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना, बस +10% मतलब जितना भी परसेंट कहा जाए +% हमको दबाते जाना है जितनी बार कहा जाए। आगे और शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। शॉर्ट ट्रिक मतलब ये जो कैलकुलेटर होता है ना, यहाँ पे भी कुछ नंबर्स चल रहे होंगे, इन नंबर्स को भी मैं आगे आप लोगों को डिफाइन करने वाला हूँ कि उन नंबर्स पे हमारा क्या फायदा होने वाला है। उन नंबर से भी हम लोग कुछ जज कर पाएंगे, पर वो अभी नहीं बता रहा हूँ, आगे बताने वाला हूँ जब हम लोग डेडिकेटेडली कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो सर कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला नहीं, कैसे सॉल्व करना है, 100 + 10% तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक चीज़ देखते हैं सर, सेम क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ सॉल्व किया था तो हमारा आंसर जो आ रहा था वो आ रहा था 20। अच्छा याद करो, मतलब एक चीज पहले, इससे पहले एक चीज रोक के एक बात बताता हूं, इसमें क्या हमारा प्रिंसिपल भी इंक्लूडेड है? सर हमने 100 में किया, 121 रुपए जो आया है वो हमारा अमाउंट है, प्रिंसिपल है या इंटरेस्ट है? सर ये अमाउंट है, क्योंकि इसमें 100 रुपये भी इंक्लूडेड है, ये 10% भी इंक्लूडेड है। तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इंटरेस्ट के लिए करना पड़ेगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको 121 - 100 करना पड़ेगा, मतलब हमारा इंटरेस्ट कितना है 21 रुपीज़। ये बात तो समझ में आ गई। सर हमारे अमाउंट में क्या हो रहा है, हमारे अमाउंट में ये जो हमारे पास आया है ये हमारा अमाउंट है। अमाउंट कैसे हुआ, क्योंकि हमने प्रिंसिपल में ऐड किया है। क्या किया हमने, प्रिंसिपल में ऐड किया, तो उसके कारण क्या हो रहा है, वो 121 रुपीज़ हो चुका है। अच्छा, अब एक बात समझते हैं सर, जब कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने 100 रुपए डाले 10% से 2 साल के लिए, तो हमें इंटरेस्ट कितना मिला, 21 रुपए। सेम चीज अगर मैंने अपना सिंपल इंटरेस्ट से डाली थी तो हमको इंटरेस्ट कितना मिला, 20 रुपए। सर यही तो मैं बता रहा था। सर मैं क्या बोल रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है सिंपल इंटरेस्ट के द्वारा, क्योंकि यहां पे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलने वाला है। जो ये 10 रुपए हम लोगों ने इन्वेस्ट किए थे, इस 10 रुपए पे भी हम, मतलब जो 10 रुपए का हमने ब्याज कमाया, उस 10% पे भी 10% हमको 1 रुपए का जो है ब्याज मिलने लग गया। तो सर कौन सा फायदेमंद है, बीइंग एज अ इन्वेस्टर सोच के देखो तो सर कौन सा फायदा है, ऑब्वियस ही बात है कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में फायदा क्या हो रहा है, सर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिल रहा है। अब सिर्फ एक बात देख लेना, एक बात जो मैं बोल रहा हूं उसको समझ लेना। जब हम लोग SI वाला फॉर्मूला लगाते हैं, P × R × T/100 वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो हमारे पास इंटरेस्ट निकलता है। क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या है, SI = P × R × T/100। हमारे पास जो निकलता है वो है इंटरेस्ट। लेकिन सर जब हम लोग 100 +% दबाते हैं CI में, तो सर हमारे पास निकलता है अमाउंट, यहाँ पे निकलता है इंटरेस्ट। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन हमसे पूछेगा CI में इंटरेस्ट निकालने के लिए, तो हमको अमाउंट में से प्रिंसिपल, मतलब हमारे इंटरेस्ट निकालना होगा। एक सेकेंड रुक जाओ, हमें अगर इंटरेस्ट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, अमाउंट में से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल। ये वाला काम किया मैंने अभी जस्ट एक सेकेंड पहले यहाँ पे अप्लाई किया था। हाईलाइट करके बताऊँ, एक बार देख लो, ये वाला मैंने काम अभी किया था। क्योंकि ये जो निकला था, क्या निकला था मेरा अमाउंट। ये बात दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि यार ये वाली जो चीज़ है, ये वाली बहुत ही लॉजिक सी बात थी, कोई नई बात नहीं बोली। पर ये वाली चीज़ अगर समझ में नहीं आई ना, तो भाई गेम वहीं छूट जाता है ना। जैसे बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है ना, तो यार यहाँ पे गेम छूट जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं बात को इसी बात पे। अच्छा एक और चीज़ होती है, एक और चीज़ क्या होती है कंपाउंड इंटरेस्ट में, व्हाट इफ कहा जाए कि कंपाउंडेड, अच्छा चलो पहले लिख देता हूँ, सेम प्रिंसिपल है 100 रुपये, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम है 2 साल, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सी बेटा दो, सीधा लिखते हैं हाफ ईयरली। सर इसका मतलब क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है कि अब आपको आधे साल में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सर एक चीज और बोलूं साथ ही साथ, अब आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सर साल में 2 बार इंटरेस्ट देना पड़ेगा मतलब 10% 2 बार। नहीं, समझो। सर अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, 1 जनवरी को पैसा ले रहे थे, 31 दिसंबर को इंटरेस्ट दे रहे थे। अब हम लोगों को क्या करना रहेगा, पहले इंटरेस्ट देंगे 30 जून को, फिर इंटरेस्ट देंगे हम लोग हमारे 31 दिसंबर को। मतलब एक चीज देख लेना सर, रेट जो दिया हुआ होता है यहाँ पे डिवाइड बाय 2 हो जाता है, टाइम जो दिया हुआ होता है मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है। क्योंकि सर हमारा रेट कितना था 10%।
ईयरली बेसिस पे। अब हम लोग 2 बार देने वाले हैं, तो सर 10% तो 2 बार देंगे नहीं, तो सर अब क्या करेंगे, रेट को डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ऐसा कब होता है, ऐसा होता है हाफ ईयरली में। इसको आप थोड़ा सा लिख लेना। वैसे इसकी चार्ट आप लोगों को आगे पूरी बनवाऊंगा, चिंता मत पालना, एक एक चीज़ आप लोगों को आगे फ्लुएंसी में मिलने वाली है। सर पहले लॉजिकली समझते हैं। अच्छा क्या हो रहा है, हाफ ईयरली में हम लोग को क्या करना है, 2 बार इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। अगर 2 बार इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो हम लोग क्या कर देंगे, रेट को डिवाइड बाय 2। तो सर जैसे ही रेट हमारा डिवाइड बाय 2 हो गया, टाइम मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, क्योंकि अभी तक एक साल में 1 बार हो रहा था, अब एक साल में 2 बार होगा। अब देखना सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस आता है। सर सॉल्यूशन में बहुत छोटा सा डिफरेंस आएगा। अब 100 प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%। सर एक्चुअली इसको मैं बाद में सॉल्व करवा रहा हूँ, 1 मिनट, अभी सॉल्व मत करना, सिर्फ एक चीज़ समझा रहा हूँ। एक बात समझो, साल में कितनी बार देना था मेरे को, 1 बार देना था 10% से, अब मैं कितनी बार देने वाला हूँ, 2 बार। जब मैं इंटरेस्ट 2 बार पे करने वाला हूँ, जब मैं इंटरेस्ट 2 बार पे करने वाला हूँ, तो भाई मैं पूरा इंटरेस्ट तो ना 2 बार पे करूँगा, तो मैं इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, टाइम को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। इजी क्वेश्चन लिखता हूँ एक। प्रिंसिपल है हमारा 100 रुपये, रेट है हमारा 10% और टाइम है हमारा 1 ईयर। अब बताओ मुझे एक बात, सर क्या हो जाएगा, रेट हमारा हो जाएगा डिवाइड बाय 2, टाइम हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब मेरा रेट हो गया 5%, क्योंकि 10 डिवाइड बाय 2 इज 5। टाइम मेरा हो गया 2, सर क्यों, 1 इंटू 2। तो सर अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन देखना अब समझ में आएगा ऐसा क्यों हो रहा है। 100 प्लस, कैलकुलेटर यूज करो, 100 प्लस 5% प्लस 5%। सर 5% हो गया। अच्छा 5% क्यों हुआ, क्योंकि हमारा रेट डिवाइड बाय 2 हो गया। एक बार सॉल्व करना था, अब 2 बार को सॉल्व करने वाला हूं। सर अब हम लोग 2 बार इंटरेस्ट देने वाले हैं, पहला इंटरेस्ट देंगे 30 जून को, दूसरा इंटरेस्ट देंगे 31 दिसंबर को। अगेन सर रेट डिवाइड बाय 2 होगा, क्योंकि अब हम लोग 2 बार इंटरेस्ट देने वाले हैं, तो पूरा तो नहीं देंगे, आधा देंगे, सॉरी। अब हम लोग 2 बार इंटरेस्ट देने वाले हैं, 2 बार इंटरेस्ट देने वाले, मतलब हमारा टाइम कितना हो गया 2, रेट डिवाइड बाय 2। अच्छा सर ये करने से कोई फायदा है, कोई नुकसान तो होना चाहिए। सर बिल्कुल होगा, करके देखो अपने कैलकुलेटर पे, लिखो 100 प्लस 5% प्लस 5%, आपका आंसर आ रहा होगा 110.25। अब एक बात समझ में आनी चाहिए, बात ये समझ में आनी चाहिए कि अगर ये है मेरा हाफ ईयरली, अगर मैं यही चीज ईयरली पे करता हूं तो मैं क्या करता हूं, 100 प्लस 10% डायरेक्ट 1 साल के लिए, क्योंकि 1 साल 10%, तो सर मेरा आंसर आ रहा है 110 रुपये। मतलब जब मैं साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रहा हूं तो मैं ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा हूं। सर क्या बोला मैंने, जब मैं साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रहा हूं तो ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा हूं, क्योंकि सर ये मेरा अमाउंट निकला है, अमाउंट था मेरा 110.25 माइनस 100, तो मैंने कितना इंटरेस्ट दिया 10.25। सर यहाँ पे मेरा 110 निकला माइनस 100, तो सर ये मेरा आ गया 10 रुपये। सर यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट कितना पे किया 10.25, यहाँ पे कितना पे किया 10 रुपये। तो सर ईयरली बेसिस पे मैंने 10 रुपये इंटरेस्ट पे किया और हाफ ईयरली बेसिस पे मैंने 10.25, मतलब 25 पैसे। सर अभी लग रहा है वो 25 पैसे, बट सोचो जब गवर्नमेंट डीलिंग होती होगी तो क्या 100 रुपये की होती होगी। सर जब मुकेश अंबानी साहब बात कर रहे होंगे पैसों की कि यार थोड़ा पैसा दे दे, थोड़ा पैसा ले ले, तो क्या बोलते हैं, अच्छा 100 रुपये तू दे दे, 100 रुपये तू ले ले। ऑब्वियसली नॉट, उनकी बात कैसे चल रही होगी, 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़। जब इतने करोड़ों में बात चल रही होगी तो सर वो 25 पैसे का जो मूल है ना वो बढ़ चुका होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। खैर आगे बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग इन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। इसी चीज़ को हाफ ईयरली में भी देखना है हम लोगों को। हाफ ईयरली में कैसे देखना, सॉरी क्वार्टरली में भी देखना है। सर क्वार्टरली का मतलब अब हम लोग साल में 2 बार देने वाले थे, अब 4 बार देंगे। जब एक ही चीज़ को 4 बार देंगे तो अगर 2 बार रहते तो डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अब 4 बार देने वाले तो डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि अब हम लोग इंटरेस्ट पहला 31 मार्च को देंगे, दूसरा 30 जून को देंगे, फिर देंगे 30 सितंबर को, फिर देंगे 31 दिसंबर को। सर अगेन बताता हूँ, पहला देंगे 31 मार्च को, 3 महीने, मतलब अगर हमने पैसा 1 जनवरी को लिया है तो सर पहला देंगे 31 मार्च को, फिर देंगे 30 जून को, फिर देंगे 30 सितंबर को, और फिर देंगे हम लोग हमारा 31 दिसंबर को। अब एक बात समझना, जब 4 बार देने वाला हूँ रेट हो जाएगा, मतलब टाइम हो जाएगा मेरा
रेट लिखता हूँ पहले, रेट हो जाएगा, एक काम करता हूँ पेन बदल देता हूँ, रुको, सो दैट वो देखने लग जाएगा। क्वार्टरली में हम लोगों को क्या होता है, रेट हो जाता है डिवाइड बाय 4, टाइम हो जाता है मल्टीप्लाई बाय 4। सर हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं, 10 डिवाइड बाय 4 और टाइम मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब 2.5%, 4 बार। सर सीधी तो बात है, सीधी बात क्यों है, क्योंकि अभी हम लोग 4 बार देने वाले हैं। कितनी बार देने वाले हैं, 4 बार देने वाले हैं। तो सर 10 डिवाइडेड बाय 4 होना ही था। अब इसको सॉल्व करके देखें, 100 प्लस 2.5% प्लस 2.5% प्लस 2.5% प्लस 2.5%। सर आंसर आ रहा होगा 110.38। अब एक बात समझना, सर जब मैं हाफ ईयरली मतलब मेरे काम करते हैं, पहले इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सर 110.38 माइनस 100 तो आ गया 10.38। सर अगर मैं ईयरली किसी को इंटरेस्ट दे रहा हूं तो 10 रुपये दे रहा हूं, हाफ ईयरली किसी को इंटरेस्ट दे रहा हूं तो 10.25 दे रहा हूं, क्वार्टरली अगर किसी को इंटरेस्ट दे रहा हूं तो 10.38 दे रहा हूं। सर मतलब जितनी बार मैं ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा हूं, मतलब जितनी बार, अगर साल में एक बार इंटरेस्ट दे रहा हूं तो कम दे रहा हूं, फिर साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रहा हूं तो और ज्यादा दे रहा हूं, साल में 4 बार इंटरेस्ट दे रहा हूं तो और ज्यादा दे रहा हूं। ऐसा क्यों? अच्छा, कैलकुलेटर पे जब सॉल्व कर रहे हो तब एक चीज नोट करना, आप जब कर रहे हो 100, मतलब मैं अभी इसको अजम्पशन ले रहा हूं, ये वाली चीज को मैं वाली चीज को अजम्पशन ले रहा हूं, हाफ ईयरली को, 100 प्लस 5% जब आप दबा रहे हो तो सर वो हो रहा है 105। अब जो 5% आप लगा रहे हो, जो 5% जो अभी आप प्लस करने वाले हो, वो सिर्फ 100 पे नहीं कर रहे हो, उस 5% पे भी कर रहे हो। मतलब अब आप 5% प्लस कर रहे हो 105 रुपए में। तो सर जब 105 में 5% करोगे तो पहले 100 में करने थे, अब 5 रुपये ज्यादा हो गया, मतलब अब 105 रुपए का आपको 5% ज्यादा पे करना है। सर ये कुछ उसके जैसा नहीं लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा? क्योंकि सर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो 5 रुपए था उस पे भी इंटरेस्ट मिलने वाला है। वैसे टेक्निकली इट इज एन पार्ट ऑफ इफेक्टिव रेट, क्योंकि अब मैं इसे 2 चीजों से कह सकता हूं, क्योंकि मैंने इसे 100 रुपए पे सॉल्व किया है, सो इट इज कैन बी कॉल्ड एज ए इफेक्टिव रेट, या फिर मैं इसे इंटरेस्ट भी मान सकता हूं। सर दोनों बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इफेक्टिव रेट भी ऐसे ही सॉल्व होता है और जो हमारा टाइम्स देने वाला है वो भी ऐसे ही सॉल्व होता है। बट द डिफरेंस इज, सिर्फ ये जो 100 रुपए ना, इफेक्टिव रेट में हमेशा ये 100 रुपए ही रहेंगे, हम लोग हमेशा इसको 100 रुपए ही मानेंगे। और हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों को फेस करने हैं। उस केस में जैसे अभी बहुत सारा के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, शायद क्वेश्चन नंबर 12 है, मुझे इतना याद आ रहा है, एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन नंबर 12 है। तो एग्जाम्पल नंबर 12 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, हर तरीके का है। चिंता मत करना, सॉल्व करवाने वाला हूँ, पूरा चार्ट बनवाऊंगा आप लोगों को कि उस चार्ट के थ्रू आप लोगों का हो जाएगा। तो सर इसका मतलब हर बार हम लोगों को इंटरेस्ट ज़्यादा देना होगा, जितनी बार ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे उतना ज़्यादा पैसा देंगे। ये बात तो समझ में आ जाती है। एक काम करते हैं, सिर्फ अभी तक जितना पढ़ा है ना उसको एक बार रिवाइज करते हैं। 1 सेकंड रुक जाओ, शुरू से खोल लें। इस चीज़ को अगर लिखना है तो 1 सेकंड लिख लो, मैं समय दे रहा हूँ, शुरू से लिख लो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, SI है, CI है, इफेक्टिव रेट है, एन्यूटी। एन्यूटी का मतलब इंस्टॉलमेंट। इसे देखते चलो। फिर हमने एन्यूटी में डिवाइड किया, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर में मिलने वाला पैसा, प्रेजेंट में मिलने वाला पैसा, ऐसा कुछ। मैं रिवाइज भी करवाते जा रहा हूँ, लिखते भी चलो हाथ हाथ, बाकी अभी अपन याद करेंगे इसको, ठीक है? यहाँ तक लिख लिया? चलो, ये हमारा SI का फॉर्मूला और ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पहले लिख लो। P इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, R इज इक्वल्स टू रेट, T इज इक्वल्स टू टाइम, I इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट, छोटा I इज इक्वल्स टू रेट इन डेसिमल्स, मतलब R डिवाइड बाय 100। लिख लो यार जल्दी से। और हमारा A इज इक्वल्स टू अमाउंट, ठीक है? इसको भी लिख लो। A इज इक्वल्स टू P प्लस आई, P इज इक्वल्स टू A माइनस आई और I इज इक्वल्स टू, ये समझ में आ गया? गुड। कुछ भी नहीं यार, फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, P पे लिख देना इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, A पे लिख देना फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो दैट आपको याद रहे, अगर ऐसा कोई टर्म आपसे एग्जाम में नहीं पूछने वाला।
देखो ये वाला एग्जाम्पल लिख लो सिर्फ और सिर्फ ताकि याद रहे। वैसे बहुत सारे लोगों ने तो लिख लिया था, कोई बात नहीं, कल से आप लोगों को रूल्स पता पड़ जाएंगे। चलो हो गया। ये वाला क्वेश्चन नंबर वैसे 10 है आप लोगों की बुक में, अगर लिखना हो तो लिख सकते हो। अभी हम लोग आगे वैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, इसको सिर्फ लॉजिकली समझने वाला काम था अभी तो हमारा, ठीक है। चलो CI, ये पहाड़ बनाना मत भूलना, बड़े खूबसूरत है। मतलब आई नो मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, बट इवन दो अच्छे खूबसूरत है पहाड़, क्योंकि इन पहाड़ों के ऊपर पूरा CI है। CI का बोझ उठा के बैठे हैं ये पहाड़। चलो सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। हो गया। चलो एक एग्जांपल लिख लेना, ताकि ये जो है कैलकुलेटर इस यहाँ पे एक डाल देना कैलकुलेटर, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला हम लोग रेफर नहीं करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से कैलकुलेटर पे ही सॉल्व करने वाले हैं। देयर विल बी नो फॉर्मूला फॉर द CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, देखते चलो उसको जल्दी से। ये लिख लेना आप अगर लिखना हो, व्हेन वी कैलकुलेट CI एज अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेटर, मतलब बाय द कैलकुलेटर, सो व्हाट द नंबर्स कम आउट इज अमाउंट नॉट इंटरेस्ट, सो वी हैव टू लेस दैट प्रिंसिपल इन फ्रॉम दैट। मतलब लिख लेना अपनी भाषा में, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, मराठी में लिखो, गुजराती में लिखो, बट जो खुद को समझ में है उसमें लिखना। ऐसा नहीं कि लिख दिया, देयर मस्ट बी खुद के लिखे हुए नोट्स जैसा कुछ फील आना चाहिए उसमें, चलो बढ़े आगे। ये मैंने लिखवाया था, वैसे मैंने बता दिया था, जो चीज़ अभी मैंने कही वही चीज़ लिखी हुई कि CI में जब हम लोग करते हैं तब हमारे पास क्या आता है, इंटरेस्ट। यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, अमाउंट। ये बात आनी चाहिए, आनी चाहिए, आनी चाहिए। चलो ये क्वार्टरली कंसेप्ट, वैसे एक्चुअली यहाँ पे इफेक्टिव रेट डाल दो, पर एक्चुअली मैं इफेक्टिव रेट इसको अलग से करवाने वाला हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे डलवाया नहीं था, बट इवन तो डालना है तो डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सेकेंड में इसको और थोड़ा सा, हाँ, रंग भरे बादल में। चलो आज एन्युटी वाला कंसेप्ट और पढ़ेंगे, कैसा है एन्युटी, कितना प्यारा सब्जेक्ट है वो। एन्युटी का पूरा मतलब समझेंगे आज, और उसे थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे, देन वाइंड अप। ओके, सिर्फ ओवरव्यू चल रहा है, सो दैट आपको समझ में आ जाए। इसको लिखते हुए चलो, है ना। अभी कुछ भी नीचे नहीं है, साइड में भी जब होगा मैं कर दूंगा, चिंता मत करो। ये वाला क्वेश्चन, कभी कभी चीज़ें इमोशनल हो जाती है यार। अरे पगले, अरे आप लोग लिखो लिखो लिखो, कोई बात नहीं यार, उसको इतना इमोशनल होना है तो रहने दो। ये वैल्यूज तो वैसे हिसाब से खुद भी लिख सकते हो, है ना। कभी कभी कोई चीज़ें इमोशनल हो जाती है, ठीक है। और ये क्वार्टरली में वैसे खुद लिख दोगे तो इस चीज़ को समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। क्वार्टरली में डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। अच्छा चलो जल्दी से अब रिवाइज करते हैं। चलो 1 सेकेंड और दे रहा हूँ लिखने के लिए, हार्डली 1 मिनट और है, जल्दी से लिख लो। ओके, जल्दी से देख लो, और अपने आस पड़ोस वाली कॉपियों से मत देखो। द रीज़न बिहाइंड इज, क्या होता है, गलती से उसने गलत लिखा हो तो अपना भी गलत हो जाता है। तो ये केस जो है वो एग्जाम हॉल में भारी पड़ जाता है, क्योंकि आपको लग रहा है आपने लिखा है, बट एक्चुअली आपने कॉपी किया है। गलत नहीं है कॉपी करना, बट खुद करोगे तो ज़्यादा बेटर है। चलो अब जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। सर हमने सबसे पहले CI देखा, हमने सबसे पहले देखा हमको क्या क्या पढ़ना है। हमको पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट और एन्युटी। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट और एन्युटी। सर एन्युटी भी हम लोग इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि अभी पूरा टॉपिक इसके बाद हम लोग एन्युटी शुरू करने वाले हैं। सर सिंपल इंटरेस्ट में हमने देखा फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एक और बार बोलना, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सर यहाँ पे हमने देखा P फॉर क्या है, प्रिंसिपल, R फॉर क्या है, रेट, हमारा यहाँ पे आ रहा है T फॉर क्या है, टाइम। सर यहाँ पे I फॉर क्या आ रहा है, इंटरेस्ट, मतलब और एक बार देखते हैं उसको, I फॉर क्या है, छोटा I फॉर क्या है, स्मॉल I फॉर क्या है, रेट इन डेसिमल मतलब R डिवाइड बाय 100। सर
ए फॉर क्या है, अमाउंट। सर पी का एक और मतलब क्या होता है, इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब हमारी शुरुआत की लागत। सर अमाउंट का मतलब क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे हम कितना निकालने वाले हैं। सर ए इज इक्वल्स टू अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, P इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके चलिए, वाला क्वेश्चन था, एक बार इस क्वेश्चन को वापस देख लेते हैं। सर क्वेश्चन हमको बोल रहा है 100 रुपए, मतलब अमाउंट डबल इटसेल्फ इन 2 years, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू ट्रिपल। मतलब 100 रुपए 200 रुपए हो रहे हैं 10 साल में, तो 300 रुपए होने में कितना समय लगेगा। समझो सर क्या करना है, हमको देखना है कि 10 साल में हमने कितना इंटरेस्ट कमाया, 100 रुपए कमाया, अगले बार हमको 100 रुपए का इंटरेस्ट कमाने में कितना समय लगेगा, 10 साल। क्योंकि सर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फर्स्ट 10 year इंटरेस्ट इज इक्वल टू सेकंड 10 year इंटरेस्ट इज इक्वल टू थर्ड 10 year इंटरेस्ट इज इक्वल टू हर साल का इंटरेस्ट। जो शुरू के 10 साल का इंटरेस्ट है वही दूसरे 10 साल का इंटरेस्ट है, वही तीसरे 10 साल का इंटरेस्ट और वही जिंदगी भर का इंटरेस्ट है। सर कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने खूबसूरत से पहाड़ देखे, जहां पे हमने समझा कि यहाँ पे क्या होता है, कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब क्या, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सर जो हमारा ये 10 रुपए हम लोगों ने कमाया था, जो हमें फर्स्ट ईयर का 100 रुपए पे 10% 10 रुपए इंटरेस्ट मिला, उसका भी 10 रुपए का भी 10% इंटरेस्ट हम लोग कमाने वाले हैं। सर इसका मतलब हमने एक बात समझी थी कि सर अगर कोई अमाउंट हम लोग कोई अमाउंट इन्वेस्ट, कोई प्रिंसिपल अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं एज पर एसआई और एज पर सीआई, तो हमें कहां ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट में। क्योंकि सर वहां पे भी हम लोगों ने देखा 100 रुपए अगर आपने 10% पे 10 साल के लिए अगर इन्वेस्ट किए हैं, तो वहां पे आपको कितने रुपए मिलने वाले हैं, एसआई में आपको कितने रुपए मिल रहे थे, 20 रुपए, यहां पे आपको कितने मिल रहे हैं, 21 रुपए। तो सर फायदा कहां हुआ ये आपको देखना पड़ेगा। सर जब भी हम लोग एसआई वाला P into R into 100 वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, इंटरेस्ट। जो भी क्वेश्चन बोले, अगर इंटरेस्ट, अगर हमसे अमाउंट पूछा तो इंटरेस्ट में प्रिंसिपल प्लस कर देना। सर कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अमाउंट। अगर हमें इंटरेस्ट निकालना हो तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर सकते हैं, मैंने लिख दिया। इफेक्टिव रेट में क्या होता है सर, अगर बोला है हाफ ईयरली तो रेट डिवाइड बाय 2 टाइम मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि सर अब साल में 2 बार देने वाले हैं। सर 2 बार देने वाले हैं तो रेट को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, और ऑब्वियसली बात है 2 बार देने वाले मतलब टाइम को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। सर यही चीज अगर क्वार्टरली में तो होगी तो क्या होगा, रेट डिवाइड बाय 4 टाइम मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि सर अब हम लोग साल में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार देने वाले हैं। तो सर रेट डिवाइड बाय 2, रेट डिवाइड बाय 4 टाइम मल्टीप्लाई बाय 4। सर सेम टू सेम मंथ के लिए भी होगा। अच्छा एक साल में कितने महीने होते हैं, गुड 12 महीने होते हैं, अच्छी बात है। तो सर जब 12 महीने होते हैं, उस 12 महीने में हम क्या करेंगे, रेट डिवाइड बाय 12 टाइम मल्टीप्लाई बाय 12। अभी इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम लोग आगे वो सारी चीजें देखने वाले हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेटेड टॉपिक, दैट्स कॉल्ड एन्युटी। इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझ लेना। अगर ध्यान कहीं और है, होता है मोह माया आसपास की, सर पहला दिन है और आसपास हम लोग देख रहे हैं, कोई बात नहीं, आ जाते हैं अभी टॉपिक पे। तो सर अब आ जाना सब टॉपिक में, सब यहाँ पे ध्यान दे देना। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही मैं कह सकता हूँ वेटफुल टॉपिक है, मतलब इसका स्कोर बहुत अच्छा है। तो बात को शुरू करते हैं। सर सबसे पहले क्या हो गया, एन्युटी। सर एन्युटी का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट। सर अब मेरे दिमाग में एक बात आती है, सर इंस्टॉलमेंट मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि आज एक पैसा, मतलब समझ लो मैंने किसी 1 लाख रुपए बोरो किए हुए, 10,000 रुपए मैं आज दे दूं, बाकी 20,000 रुपए मैं 3 महीने बाद दे दूं, बाकी 6 महीने बाद दे दूं, बाकी 1 साल बाद दे दूं, नहीं। इंस्टॉलमेंट मस्ट बी इन यूनिफॉर्म नेचर, मतलब हर महीने दो, हर 3 महीने दो, हर 6 महीने दो, या हर साल दो। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या तो वो होंगे मंथली या फिर होंगे ईयरली। इससे ज्यादातर हमारे पास ईयरली क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सर इंस्टॉलमेंट मतलब सबसे पहला टास्क आता है क्वेश्चन में ये जज करना कि ये एन्युटी का है या नहीं है। तो सर सबसे पहले क्या देखेंगे, अगर क्वेश्चन में एन्युटी वर्ड या तो क्वेश्चन में एन्युटी या फिर इंस्टॉलमेंट यूज हो गया है, अगर क्वेश्चन में वर्ड एन्युटी या फिर इंस्टॉलमेंट यूज हो चुका है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वो एन्युटी का क्वेश्चन है। क्योंकि सर बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है, अभी मैं बताऊंगा, बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है। शायद क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 25 या 26 है, दोनों ही है मेरे हिसाब से, जो है तो एन्युटी वाले टॉपिक में, लेकिन वो एन्युटी के नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट के। यही तो डाउट है, क्योंकि सबसे पहले आपको क्या क्वेश्चन पे देखना पड़ेगा कि सर वो एन्युटी का है या नहीं है। तो सर एन्युटी का है या नहीं कैसे पता पड़ेगा, आइदर क्वेश्चन में एन्युटी होना चाहिए या फिर इंस्टॉलमेंट होना चाहिए। अच्छा, यहां पे भी 2 पार्ट। इंस्टॉलमेंट 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की मतलब एक होती है फ्यूचर वैल्यू, एक होती है प्रेजेंट वैल्यू। एक होती है फ्यूचर में मिलने वाला पैसा, एक होता है प्रेजेंट में मिलने वाला पैसा। सर इसका मतलब एक होता है हमारा
एक सेकेंड, एक होता है हमारा इन्वेस्टमेंट और सिंकिंग फंड। जब मैं लिख रहा हूं तब मैं लिखूंगा, जब आप लिखने का समय दूंगा तब आप लिखोगे। दैट मीन्स माई बिजनेस इज माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। तो सर जब मैं लिखवा रहा हूं तो प्लीज सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना, लिखने पे फोकस मत करना, मैं पूरा का पूरा लिखने का समय दूंगा। तो सर बात आ जाता है एन्युटी का मतलब क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट। दो तरीके की इंस्टॉलमेंट होती है, एक होती है इन्वेस्टमेंट वाली। सर इसका मतलब हम लोगों ने 10 साल तक 10,000 रुपए जमा किए, क्या बोल रहा हूं मैं, हमने 10 साल तक 10,000 रुपए जमा किए, 10 साल बाद जो हमको लमसम अमाउंट मिलने वाला है विथ इंटरेस्ट। अच्छा, ये बात समझ में आती है। सर 10 साल तक 10,000 रुपए जमा कर रहा हूं, अब टोटल मिला के मैंने 10,000 इंटू 10 यानी 1 लाख रुपए जमा कर दिए। अब मुझे इंटरेस्ट जो है वो इतने का नहीं मिलने वाला है, मतलब मुझे जो पूरा इंटरेस्ट है सिर्फ 1 लाख नहीं मिलने वाले, मुझे इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलेगा। तो सर क्या मेरा पैसा बढ़ रहा है, क्या मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ये बात मैं ऊपर समझा चुका हूं। बट ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट वाली बात। सर सेकेंड चीज क्या होती है प्रेजेंट वैल्यू में? प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है लोन और बोरोइंग। सर इसका मतलब आज आपने पैसा लिया, मैंने अभी बताया था, सर समझ लो 60,000 रुपए की गाड़ी है, अब 7,000 रुपए की आपने व्हीकल खरीदा है, तो 60,000 रुपए में क्या होने वाला है, 60,000 रुपए में 10,000 रुपए आपने डाउन पेमेंट दे दी। अब जो 50,000 रुपए आपने पे नहीं किए, आपके बिहाफ पे बैंक ने पे कर दिए। तो सर अब आप बैंक को मंथली या क्वार्टरली या फिर ईयरली रिबेट देने वाले हो, तो उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट। मतलब फ्यूचर में मिलने वाला पैसा फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट में मिल चुका पैसा प्रेजेंट वैल्यू। मेरे साथ बोलना। सर एन्युटी, एन्युटी का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट। सर एन्युटी का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट। सर एन्युटी के दो बच्चे कौन कौन से, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। सर फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड, फ्यूचर वैल्यू। मतलब अगर क्वेश्चन में हम लोग 3 चीजें देख लें, इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड या फ्यूचर वैल्यू, तो क्या समझेंगे ये, क्योंकि एक बात समझो ना, एन्युटी का क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया, तो एन्युटी के बाद समझना पड़ता है कि वो फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है या प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है। तो सर कैसे समझेंगे, एन्युटी का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट। एन्युटी के 2 बच्चे, कौन कौन से 2 बच्चे हैं, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। सर फ्यूचर वैल्यू का मतलब इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड, फ्यूचर वैल्यू। इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड, फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, लोन, बोरोइंग, प्रेजेंट वैल्यू। एक और बार, लोन, बोरोइंग, प्रेजेंट वैल्यू। अगर कोई पेन ड्राइव में है तो मन में बोलो, अगर वर्चुअल क्लास में हो तो भी बोल लो, ताकि साथ में रहो। और यहाँ पे तो सब बोल रहे हैं पर आप लोगों की भी आवाज आनी चाहिए, तो बोलते रहना। चलो बात को शुरू करते हैं। सर एन्युटी का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट। लास्ट टाइम बोल रहे हैं, एन्युटी का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट। मतलब जब तक हम लोग क्वेश्चन में ये ना देख लें कि वो एन्युटी का है, या मतलब जब तक क्वेश्चन में एन्युटी या इंस्टॉलमेंट यूज नहीं हुआ होगा, तब तक हम लोग जज नहीं कर पाएंगे कि ये एन्युटी का क्वेश्चन है। एक और चीज यूज हो सकती है, एवरी मंथ। मतलब एक चीज समझना, ऑब्वियस सी बात है, मुझे मालूम है कि सब लोगों को इतना समझ में आता है, पर मैं सिर्फ एक सेफ्टी मेजर्स में ये बात बोल रहा हूं। क्वेश्चन बहुत बार क्या बोलता है, यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट एवरी मंथ। सर अगर मैं कोई चीज एवरी मंथ इन्वेस्ट मतलब करने वाला हूं, तो सर इसका मतलब इंस्टॉलमेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन में कभी कभी हमको या तो एन्युटी दिया होता है या इंस्टॉलमेंट दिया होता है, या फिर लिखा हुआ होता है एवरी मंथ या एवरी ईयर। ओके, तो सर क्वेश्चन एन्युटी का मतलब क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट 2 तरीके की होती है, एक होती है फ्यूचर में मिलने वाला पैसा, एक होता है प्रेजेंट में मिलने वाला पैसा। सर इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड, फ्यूचर वैल्यू, लोन, बोरोइंग, प्रेजेंट वैल्यू। सर अब यहां पे और 2 बार 2 बच्चे बटेंगे। सर 2 बच्चे और बटेंगे। अच्छा समझना, ये थे हमारे दादाजी, ये थे इनके 2 बच्चे। अब सर पापा के भी तो बच्चे हो ना आप लोग, सीधी सी बात है। तो सर अब देखते हैं हमारे कौन कौन से, इनके कौन कौन से बच्चे हैं। एक है ड्यू, एक सेकेंड, एक है ड्यू और एक है ऑर्डिनरी या फिर नॉर्मल। यहां पे भी सेम ही है, ये तो दोनों सगे भाई है ना यार, ऑर्डिनरी। और सिर्फ आज यही बात समझने वाले हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग और भी कुछ नहीं करने वाले हैं, सिर्फ इसी चीज़ को समझने वाले हैं। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। सर अब एक बात समझते हैं, सर हम लोग फ्यूचर वैल्यू तक तो पहुंच गए थे कि सर इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड, फ्यूचर वैल्यू। इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड, फ्यूचर वैल्यू, मतलब ये तीन चीज दिख जाए तो वो फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है। प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन कैसे रेंज करेंगे, अगर लोन है, बोरोइंग है, प्रेजेंट वैल्यू, तो वो प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है। अब सर क्वेश्चन यहाँ पे 3 चीजें बोलता है, आई मीन 3 चीजें होती है। 3 चीजें कैसे होती है, सबसे पहले एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। अब इसके बाद भी क्वेश्चन 3 चीजें बोल सकता है। क्वेश्चन बोल सकता है आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था स्टार्टिंग ऑफ टुडे, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मंथ या स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पीरियड, इसे कहते हैं स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बोल सकता है, सपोज क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं 10 साल के लिए एट द रेट ऑफ 10% स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे।
अगर क्वेश्चन बोल दे स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्यू। इसको क्या बोलते हैं, ड्यू। क्या लगाना पड़ेगा, कौन सी मेथड लगानी पड़ेगी, स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड, मतलब बुक के हिसाब से वो वैल्यू है स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड, स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड। जब भी हम लोग देख लेंगे स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड तो सर वो किसका क्वेश्चन हो जाएगा, वो हो जाएगा ड्यू का क्वेश्चन। लेकिन 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 अगर क्वेश्चन बोल रहा है एंड ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ द पीरियड, तीन चीजें मैंने कही। मैंने कहा फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू जज करने के बाद भी तीन चीजें क्वेश्चन और दे सकता है जिसमें भी आपको जज करना पड़ता है। पहला बोल सकता है कि आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, या बोल सकता है एंड ऑफ द पीरियड। एक और चीज बोल सकता है, एक और चीज हो सकती है क्वेश्चन साइलेंट रहे। क्वेश्चन साइलेंट रहे का मतलब क्वेश्चन ने सिर्फ इतना बोल दिया कि आप यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट 10,000 रुपीज फॉर नेक्स्ट 10 ईयर एट द 14%, खत्म। अब मैंने क्या बोला, यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट 10,000 रुपीज फॉर नेक्स्ट 10 ईयर, मतलब आप हर साल जो है 10,000 रुपये आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने वाले हो 10 साल तक। तो सर एन्युटी का क्वेश्चन तो है, क्यों हर साल 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने वाला हूं सर, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो हमने देखा ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और सिंकिंग फंड वाला फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है। सर फ्यूचर वैल्यू के क्वेश्चन के बावजूद भी हमको जज करना था वो ड्यू है ऑर्डिनरी है। अब मैं तो यहां बोल के चुप हो गया, मैंने तो सिर्फ इतना सा बोला कि 10,000 रुपये 10 साल के लिए 10% पे, मैंने इसके आगे कुछ भी नहीं बोला। मतलब मैंने क्या किया, मैंने मौन व्रत धारण कर लिया। क्या किया, मौन व्रत धारण कर लिया। जब अगर मैंने क्वेश्चन ने या मैंने कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब वो ऑर्डिनरी या नॉर्मल का है। अगर मैंने बोला होता सर यू आर मतलब एक्स इज गोइंग टू इन्वेस्ट 10,000 रुपए फॉर 10 मतलब फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर एट द रेट ऑफ 10% फ्रॉम टुडे, तो ड्यू हो गया। मैंने बोला होता एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो क्या होता, ऑर्डिनरी होता। मतलब अगर क्वेश्चन बोलता है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे या स्टार्टिंग फ्रॉम द पीरियड या स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मंथ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ड्यू। अगर क्वेश्चन बोलता है एंड ऑफ द पीरियड या एंड फ्रॉम टुडे, या फिर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है, अगर क्वेश्चन एंड बोल रहा है या क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, ऑर्डिनरी या नॉर्मल वाली मेथड अप्लाई करेंगे। अभी मेथड के फॉर्मूले दोनों में अलग है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जो हम लोग एक बार देख लेंगे कल परसों, मतलब जब भी हम लोग वहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि उससे पहले हम लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं एसआई और सीआई के, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन देखने हैं, उसके बाद एक आधा रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एन्युटी एक अच्छा खासा टॉपिक है। तो सर बात को अगेन समझने की कोशिश करना, क्या समझना है, कुछ भी नहीं करना है। एन्युटी सबसे पहले आप साथ में बोलना, क्योंकि यही हमारा आखिरी टॉपिक है। एन्युटी का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट। एन्युटी का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट। मतलब अगर क्वेश्चन में हम लोग एन्युटी या इंस्टॉलमेंट वर्ड देख लेंगे तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे ये क्वेश्चन एन्युटी का है। सर एन्युटी पे आके बात खत्म नहीं होती है। अब एन्युटी में क्वेश्चन फ्यूचर वैल्यू का या प्रेजेंट वैल्यू का है, तो सर इसको क्या हो गया, कभी कभी हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। सर एन्युटी में ये क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू का है, फ्यूचर वैल्यू का है, कैसे पता पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड, फ्यूचर वैल्यू, अगेन साथ में इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड, फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि फ्यूचर में आने वाला ये पैसा। लोन, बोरोइंग, प्रेजेंट वैल्यू, क्या बोला, लोन, बोरोइंग, प्रेजेंट वैल्यू। सर इसका मतलब प्रेजेंट में आ चुका है ये पैसा, मतलब मैंने पैसा ये दे दिया है। अब इसके बाद भी जज करना होता है, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू के बाद तुमको क्या जज करना पड़ता है, ऑर्डिनरी या ड्यू। तो सर अगर क्वेश्चन बोल रहा है स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ द पीरियड, सॉरी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, वॉट एवर इट माइट बी, अगर स्टार्टिंग वर्ड आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ड्यू। अगर क्वेश्चन बोल रहा है एंड ऑफ द पीरियड या क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, ऑर्डिनरी। दादा, उनके बच्चे और ये उनसे छोटे बच्चे हैं, ये हमारा टोटल कंसेप्ट है एन्युटी का। इसमें फॉर्मुलेज हम लोगों को देखने हैं, वो कोई चिंता वाली बात नहीं, फॉर्मुले हम लोग देख लेंगे, बट सिर्फ यहाँ तक की जो मुझे बात लोगी थी आज, ये हमारा टोटल चैप्टर का ओवरव्यू है। अब 2-3 मुझे आप लोगों से बात करनी थी, 1 मिनट आप पहले इसको लिख लो, फिर अपन बात करते हैं। इस चार्ट को ऐसे ही रखना, बिगाड़ना मत, क्योंकि वो ऐसे अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे आई फॉर इन्वेस्टमेंट लिखा है, बट आप लोगों को पूरा ही लिखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट, और एसएफ मत लिखना, सिंकिंग फंड लिखना, क्योंकि आज याद रह जाएगा, एग्जाम के एक दिन पहले याद नहीं आएगा, प्रेशर होता है उस दिन दिमाग पे। चलो देख लो, इसको लिख लो, मतलब एक सेकंड जल्दी से। चलो देख लिया, लिख लिया, जल्दी से लिख लो, पूरा पूरा लिखना। EOTP मत लिखना, एंड ऑफ द पीरियड लिखना, SOTP मत लिखना, स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड लिखना,
पूरा लिखना ताकि ये छूटे नहीं। ये छूट गया तो दिक्कत दे जाएगा यार बाद में, है ना। चलो शुरू करें बात को। अब एक बात समझ लो, एक चीज़, दो तीन चीज़ें मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा क्लियर करनी थी। सबसे पहली बात, कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि शुरू के 2 पेज में अकाउंट से, बाद के 2 पेज में लॉ है, बाद के 2 पेज में मैथ्स है और उसके बाद 2 पेज में इकोनॉमिक्स है। यार वैसे भी 4 कॉपियाँ लगनी है, ऐसे भी 4 कॉपियाँ लगनी है, तो चारों कॉपियाँ अलग से मेंटेन करना। अब समझ लो इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है, मतलब मेरा एक फ्रेंड था, उसकी आदत थी, क्या करता था, एक ही कॉपी में सब लिख देता था। तो अब एग्जाम के एक दिन पहले बैठ के ढूंढना पड़ता था कि ये वाला चैप्टर कहाँ है, चलो चैप्टर छोड़ो, ये ढूंढना पड़ता था कि मैथ्स कहाँ है। तो ये गलती ना हो, इसके लिए सारे के सारे टॉपिक्स की जो कॉपी है अलग अलग बनानी है। सर इसके साथ ही साथ हम लोगों को कोई होमवर्क नहीं देने वाला, मैं आप लोगों को कोई होमवर्क नहीं देने वाला, बट एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से है। रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों को क्या करना रहेगा, आप लोगों को जैसे आज हमारा लेक्चर खत्म हुआ है, ओके, ये हमारा लेक्चर का आज हमारा कंटेंट था, जो चीज़ लिखवा रहा हूँ उसको इसलिए लिख देना, मतलब अगर आपको याद रह जाए तो मत लिखना, बट याद रहती नहीं ना यार। चलो आ जाते बात पे। तो सर हम लोग देखें इस बात पे, तो आप लोगों को क्या है, जैसे ही क्लास का जो है, क्लास में हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसको सेम डे रिवीजन करना है, सेम डे रिवीजन करना है। उसके बाद वीकली रिवीजन, मतलब हम लोगों को डेली रिवीजन भी करना है, हम लोगों को हर वीक रिवीजन भी करना है, हम लोगों को 21 डेज, मतलब उसको बोल देता हूँ 21 डेज या फिर मंथ में भी रिवीजन करना है। सर एक बार मैं कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, दूसरी बार मैं खुद कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, तीसरी बार मैंने आप लोगों को सारे के सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन करवाए, फोर्थ टाइम हम लोगों ने सारे के सारे डाउट्स या फिर जो भी कंसेप्ट था हमारा छूट गया। 4, 5, 6, 7, यानी एग्ज़ाम, मतलब ये क्लास ख़त्म होते होते आप लोगों का रिवीजन 7 बार हो चुका होगा। सर एक बात बता रहा हूँ ऑनेस्टली, मुझे मालूम है सब नहीं करेंगे, क्योंकि किसी की दादी बीमार हो जाएगी, किसी की नानी बीमार हो जाएगी, किसी के घर में बारिश आ जाएगी, तो किसी का लाइट नहीं होगा, मतलब ऐसे बहाने आने वाले, मुझे पता है ऐसे बहाने पक्का आने वाले हैं, बट बहानों को दूर रखते हैं। जिसने भी ये 7 टाइम्स, चलो छोड़ो, जिसने भी 4 to 5 टाइम्स भी रिविजन कर लिया ना, ऑनेस्टली एक बात बोल रहा हूँ, वेरी वेरी ऑनेस्टली एक बात बोल रहा हूँ, वो इंसान चिंता मत पालना, वो पास हो जाएगा। द रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि सीए में सबसे ज़्यादा लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि रिवीजन जो है वो प्रॉपरली नहीं होता है, और अगर रिवीजन प्रॉपरली नहीं हुआ तो सर बाकी तो काम ही खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा मुझे एक बात आप लोगों से करनी थी, एक सेकंड, इसको किसी को लिखना है तो लिख देना, मतलब अपने वर्ड्स में लिखना, मैंने तो आपको लोगों को ऐसे लिख के भेजा है। इसके अलावा आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन करोगे उनको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 4 पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब एक होगा स्टार, एक होगा जे इज़ फॉर योर नेम, मतलब पता पड़े, मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि मेरा नाम जतन है तो मैंने जे लिख दिया, ओके। और इसके बाद आएगा डाउट, डी फॉर डाउट, और एक बी फॉर बेसिक। सर इसका मतलब स्टार क्वेश्चन का मतलब होता है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या होता है, हम लोगों को भी लगता है किसी क्वेश्चन को देख के क्या ये मतलब ये जो कंसेप्ट है आपको हर जगह अप्लाई करना है, नॉट फॉर मैथ्स, नॉट फॉर इकोनॉमिक्स, सारे के सारे टॉपिक्स में अप्लाई करना है। तो क्या होगा मैं बताऊंगा रीजन क्या मतलब फायदा है। देखो एक सीधी सी बात है, बहुत मोटी बुक है, अब बहुत मोटी बुक है तो एक बुक में मैं मान लेता हूँ, चलो सब कुछ छोड़ो, 1000 क्वेश्चन होंगे, 1000 क्वेश्चन एग्जाम के एक दिन पहले नहीं हो पाएंगे। सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका ये कुछ कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करते चलो, मतलब अगर टॉपिक है, मतलब एक चैप्टर है उसमें 10 से 15 क्वेश्चन हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं जो हम लोगों को एग्जाम के एक दिन पहले करना होगा। स्टार का मतलब क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है, हमारे एक सिक्स सेंस भी हमको बोलता है ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो वो गया स्टार क्वेश्चन। जे क्वेश्चन का मतलब क्या, योर नेम, मतलब आइदर आपको इस क्वेश्चन में डाउट है, मतलब ये क्वेश्चन था तो ईजी, आपसे बन भी रहा था लेकिन आप भूल गए हो, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन जिसका कंसेप्ट हमारे दिमाग से छूट रहा हो, डिफिकल्ट नहीं है, अच्छा नहीं है, पर हम भूल रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट थिंग प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, प्रे फॉर द बेस्ट। क्या बोल रहा हूं मैं, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, प्रे फॉर द बेस्ट। प्रेयर कभी काम नहीं आती सर, हमें हमेशा कोशिश करनी रहेगी सबसे गंदे के लिए, मतलब आईसीआई अगर पूछ ले सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो भी हमको आना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। प्रे फॉर द बेस्ट का मतलब यार दिल बोलता है, दिल बच्चा है ना, छोटा है ना, मासूम है ना, वो क्या बोलता है, नहीं यार पेपर इजी है यार, बस पास हो जाऊं यार, हाँ ये हमारा दिल बोलता है। पर सर दिल की अगर सुन रहे होते तो हर साल हर बच्चा सीए बन रहा होता, हर बच्चा पास हो रहा होता। ठीक है, तो सीधी सी बात करते हैं, ऐसा होता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं वो देख रहे हैं। स्टार मतलब सबसे अच्छा क्वेश्चन, जे मतलब जो भी आपका नाम लगे, आपका नाम एस से चालू होता है तो एस, वाई से चालू होता है तो वाई। सर इसका मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही प्यार, मतलब मुझसे नहीं हो रहा है,
ठीक है, ना लेवल है ना कुछ है, पर मुझसे नहीं हो रहा है। डी फॉर डाउट, डी फॉर डाउट का मतलब यार ये तो मुझे आया ही नहीं, समझ में नहीं आया, क्वेश्चन ही दिमाग में नहीं उतरा। सर जे का मतलब मेरे दिमाग से कंसेप्ट छूट रहा है, और डी का मतलब मुझे आया ही नहीं। तो सर डाउट मैं सब कुछ बताने वाला हूं, ये होगा डाउट। बी फॉर बेसिक, सर क्या होता है? प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट का मतलब ये नहीं होता कि सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन आने चाहिए। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट का मतलब होता है बेसिक क्वेश्चन भी आने चाहिए, क्योंकि आईसीआई का कोई भरोसा नहीं है। आईसीआई को मालूम है कि आप सब लोग तैयारी कर रहे हो एकदम हाई लेवल वाली, नीचे वाली चीज को भूल जाते हो। सो वी कांट मिस एनीथिंग। सो इस केस में हमको क्या करना रहेगा? अब हमारी एग्जाम है 14 नवंबर को सपोज, ठीक है? तो अब ये जो क्वेश्चन है ये हम एग्जाम के एक दिन पहले करने वाले। एग्जाम के एक दिन पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन करने वाले। एक होगा नथिंग। नथिंग का मतलब अब समझ लो सेम ही तरीके के दो क्वेश्चन है, तो मत टिक करना, एक कर देना अगर लगता है तो, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले हो। योर नेम डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। सर डाउट जो है 30 अक्टूबर तक जो है रीसॉल्व हो जाने चाहिए। सर मतलब मुझे इन क्वेश्चन में डाउट था, मुझे इन क्वेश्चन में डाउट था, पहले क्लास के चलते चलते खत्म हो जाने चाहिए, और 30 अक्टूबर को आपको इन सबको रिवाइज करना है। मतलब जितने भी डाउट थे वो 30 अक्टूबर को पूरे के पूरे फिनिश हो जाने चाहिए। रिटर्न रिवाइज मतलब हमारे रिटर्न सॉल्व हो जाने चाहिए। जब मैंने समझाया तब अलग, जब आपने मुझसे डाउट पूछा तब मैंने समझाया तब अलग, लेकिन उसके अलावा भी आपके जो है कंसेप्ट खत्म हो जाने चाहिए। बेसिक क्वेश्चन भी हमको एग्जाम के एक दिन पहले देखने रहेंगे, सो दैट हमारे दिमाग में बेसिक भी रहे और हाई भी रहे। इसका मतलब कुछ भी मत करना, इसका मतलब कोई से भी क्वेश्चन होंगे जिनमें कुछ भी नहीं करना होगा, तो उनको हम लोग एग्जाम के एक दिन पहले ध्यान नहीं देंगे। अब समझ लो एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन है, तो सर सारे क्वेश्चन स्टार नहीं होंगे, क्वेश्चन स्टार होंगे 10 से लेके 20 तक, क्योंकि सर 30 तारीख को भी आप 100 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। 30 तारीख को भी आपको सिर्फ और सिर्फ इनमें से ही कुछ देखना पड़ेगा। हो सकता है डाउट आपके खत्म हो चुके हैं, पर फिर भी एक बार देख लेना। सर बेसिक देखना, ऐसा लगता है कि बेसिक तो क्या है, पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए यार, हो रहा है। और ये जो है वो आपका क्लास के चलते चलते खत्म हो जाना चाहिए। तो आज की बात को यहीं खत्म करते हैं। कल से जो हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू था जो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए था। वैसे इजी था, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये था पूरा चैप्टर का ओवरव्यू। आज हम लोगों ने हमारा फर्स्ट टॉपिक का ओवरव्यू खत्म किया है। कल से जो है हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग जो है मॉड्यूल की तरफ उतरेंगे, क्योंकि 2-3 दिन सबके पास मॉड्यूल का इशू है, तो 1-2 दिन में हम लोग जो है फिर मॉड्यूल जो 1-2 दिन बाद शुरू करेंगे। ठीक गाइस, चलिए बाय।